गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। हमारा जो लेसन चल रहा है बाजार दर्शन, उसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। बाजार दर्शन के अंदर हमारा जो लेसन था वो अभी आधा बाकी है, और उसी में जो पैराग्राफ है अगला हमारा वो आपके सामने है। बाजार दर्शन के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि वो क्या है, उसमें किस तरीके से हमको अपनी ओर खींचता है। ठीक है। कैसे हम परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीजें होती हैं ये। ठीक है। और लेखक के हमने दोनों मित्रों के बारे में भी जाना कि एक तो किस प्रकार से संयम रखता है, वो एक किस प्रकार से बाजार के आकर्षण में फंस करके लुट जाता है, यानी उसके अपने पैसों को बर्बाद कर देता है। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। अब यहाँ पर भगत जी के बारे में चर्चा की जा रही है, और ये जो भगत जी हैं भाई, ये कहाँ रहते हैं? ये लेखक के पड़ोस में रहते हैं, जैनेन्द्र जी के पड़ोस में। ठीक है, क्लियर ये बात? यस सर। यस सर। चूर्ण बेचने का काम है इनका। काम क्या है? चूर्ण बेचते हैं भाई ये बच्चों को। ये काम करते जाने उनको कितने बरस हो गए, बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं वो, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। चूरन से कितनी कमाई करते हैं वो एक दिन में? 6 आने। ठीक है भाई, 6 आने से ज्यादा पैसा नहीं कमाते हो एक दिन के अंदर। और चूरन उनके आसपास का सरनाम है। सरनाम का मतलब क्या होता है? सरनाम का अर्थ क्या होता है? सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का कारण। यानी कि चूरन के कारण से ही वो भगत जी प्रसिद्ध हैं। सब लोग उन्हें भगत जी चूरन वाले कहकर के जानते हैं, उनको पुकारते हैं, इसलिए उनका सरनाम बन गया है। ठीक है, अपन सरनेम बोलते हैं, ये सरनाम लिखा हुआ है। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। खूब लोकप्रिय है, और चूरन वाले भगत जी लोकप्रिय भी हो गए हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते तो और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। लेखक यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर भगत जी कहीं पर चूरन बेचने की वजह को व्यवसाय का काम सीख जाते हैं, व्यवसाय करते ना, तो आज खुशहाल क्या होते? वो तो मालामाल होते, बहुत धन वाले होते, पैसे वाले होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता? सब कुछ होता उनके पास। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस सर। चूरन के अलावा कोई अच्छा बिजनेस करते तो आज उनके पास बहुत पैसा होता, रुपए पैसे, गाड़ी, कोठियां, सब कुछ होता उनके पास। लेकिन देखो, वो फिर भी 6 आने कमाते हैं एक दिन में, और उसी से उनको संतुष्ट हो जाते हैं, उसी से संतोष की भावना उनके मन में आ जाती है। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक यहाँ पर अपने अनुभव को शेयर कर रहा है। ठीक है, अपने पड़ोसी चूरन वाले भगत जी के बारे में बता रहा है हमको। और पर वह उसे न थोक में देते हैं, थोक का मतलब इकट्ठे में, न व्यापारियों को बेचते हैं, और पेश की ऑर्डर भी कोई नहीं लेते। पेश की ऑर्डर क्या होता है भाई? क्या होता है पेश की ऑर्डर? पेश की ऑर्डर का मतलब होता है एडवांस में ऑर्डर जो हम लेते हैं ना, यस सर। उसे यस दुकान सर। ऑर्डर ले लेते हैं, फिर उसकी डिलीवरी पहुंचाते हैं वहां तक। तो वो बात बताई गई यहाँ पर, यानी कि वो ऑर्डर नहीं लेते चूरन के लिए कभी भी। ठीक है, और नहीं वो व्यापारियों को अपना चूरन बेचते हैं, और नहीं किसी को एक साथ देते हैं, यानी थोक में भी नहीं देते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है। किन की हो जाती है 6 आने की कमाई? भगत जी की। भगत जी की हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, भगत जी सभी की। हैं, उनके चूरन को लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोचते हैं कि कब भगत जी आए और हम उनका चूरन लें। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे। सद्भावना का दे से मतलब सद्भावना को देना, दे का मतलब होता है देना। अपनी सद्भावना को देना चाहते हैं, और इसलिए वो उत्सुक रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं। यानी सभी लोग चाहते हैं कि जैसे ही चूरन वाले भगत जी उनके सामने आएंगे, वो उनको अच्छी सद्भावना उनके सामने प्रकट करेंगे, यानी अच्छा व्यवहार करेंगे। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो सभी के प्रति कैसा है? अच्छा है। ठीक है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। यानी कि भगत जी की आदत देखो, उनका नेचर देखो। 6 आने कमाने उनको तो दिन में 6 आने कमाए, चाहे वो 1 घंटे में कमाए, चाहे वो 10 घंटे में कमाए,
जैसे 6 आने कमा लिए तुरंत बाकी का चूरन जो बच भी जाता है तो उसको वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं, फ्री में बांट देते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया गया लेखक के द्वारा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उनको अलग से कोई 25वां पैसा, यानी अलग से 25वें से पैसे से मतलब है एक नया पैसा भी उनको दे दे, यानी फ्री में कोई एक्स्ट्रा पैसे भी दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई, हमेशा डेली वो चूरन बेचने का कार्य करते हैं, उसके अंदर वो लापरवाही नहीं बरतते हैं, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, और कभी भी उनको रोग भी नहीं होगा, यानी कि उनको रोग ही होता नहीं देखा है लेखक ने, तो उसका मतलब कभी रोगी भी नहीं बनते हैं। इस बात को भी यहाँ पर बताया गया है। आ गई बात समझ में सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। चूरन वाले भगत जी के बारे में पता चल गया, उनके स्वभाव के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके नेचर के बारे में, और उनके संतोष की भावना के बारे में। क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ से कि चूरन वाले भगत जी के व्यवहार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन ये बन जाए कि चूरन वाले भगत जी संतोषी प्रवृत्ति के हैं, तो भी आपको पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। स्पष्ट करना पड़े ना कि संतोषी प्रवृत्ति के कैसे हैं, तो इस पैराग्राफ में से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिखनी है। ठीक है, ओके चलिए सर। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब आपके सामने यह दे रखा है, और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्या बाजार का जादू चला है कि चूरन वाले भगत जी पर? भाई बताओ, नो सर। चला है क्या? नो सर। नहीं चला ना? नो। नो सर। नहीं चला, क्यों नहीं चला? रीजन? क्योंकि सर वो 6 आने ही कमाते थे। क्योंकि वो संतोषी प्रवृत्ति के हैं, उनका व्यक्तित्व संतोषी की भावना वाला है, वो मन में संतोष की भावना रखते हैं। जितना मिलता है 6 आने उनसे वो संतुष्ट हो जाते हैं, 6 आने से ज्यादा वो कमाना नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है। नहीं ठीक है, इसलिए भगत जी पर कभी भी जो जादू है बाजार का वो चल ही नहीं पाता। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन ऐसे बनकर आ जाए कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल सकता या क्यों नहीं चल पाया, क्या रीजन है, कारण स्पष्ट करो, तो भी आपको आंसर पता है ना क्या लिखना है। यस पैराग्राफ सर। कोई आंसर है। ठीक है, ओके चले सर। आगे। यस सर। यस सर। अब चलते हैं आगे। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, लेखक कह रहा है अपने लिए, खुद के लिए, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा कि इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। लेखक अपने लिए कह रहा है कि मेरे को मत समझ लेना कि मैं चूरन बेच रहा हूँ। लेखक इस बात को कहना चाह रहा है, भाई मेरे को मत समझना, मैं चूरन नहीं बेच रहा, मैं तो भगत जी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, नहीं ऐसी हल्की बात भी मत सोचना मेरे लिए तो। ठीक है, लेखक अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है भाई। नहीं ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मैं ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। कौन कह रहा है इस बात को? लेखक। लेखक ये कह रहा है कि भाई मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? मुझसे ज्यादा भगत जी है। ठीक है, और पाठकों से जो पढ़ने वाले हैं, जो मेरे इस लेख को पढ़ेंगे, मेरे इस निबंध को पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? वो चूरन वाला है। ठीक है, अब सुने, क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। अब मुझे नहीं पता कि उस जो चूरन वाले भगत जी है वो पढ़े लिखे हैं या फिर गंवार है, ये मुझे नहीं पता। उनको अक्षर ज्ञान है भी या नहीं ये मुझे नहीं पता। और बड़ी बड़ी बातें तो उसे मालूम ही क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। यानी मुझे नहीं पता कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसे बड़ी बड़ी बातें आती भी है नहीं आती है। हम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन शायद वो नहीं करता है, क्योंकि वो एक साधारण आदमी चूरन बेचता है और अपना घर चलाता है। ठीक है, इससे तो हो सकता है कि चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है। नाचीज आदमी का मतलब ऐसा आदमी जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो हमारी दृष्टि में। तो चूरन वाले भगत जी जब बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता, तो हम तो कई तो लोग ऐसे ही सोचेंगे भाई ये तो एक साधारण व्यक्तित्व है, साधारण व्यक्ति है, तो उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी आप
पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी एक मिनट। हाँ भाई, आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ को प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। इसका मतलब समझ में आया? हाँ भाई, इसका मतलब समझ में आया? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। सुनो, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं भगत जी के बारे में। देखो, यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि जो उन भगत जी को प्राप्त है ना, वो शायद हमको प्राप्त नहीं है, वो हम में से शायद किसी को प्राप्त हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर कौन सी भावना है? संतोष की भावना है। वो मन में संतोष की भावना धारण करके रखते हैं, ठीक है। उन्हें छोटी से छोटी चीज में संतोष की भावना आ जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं। वो 6 आने कमा के भी संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि आज हम हमारे ऊपर लेकर चले इस बात को, तो हम आसानी से संतुष्ट नहीं होते, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। आगे बात समझ में सबके? यस सर। अब इसके बाद सुनो, उस आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। इस लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया है? क्लियर है? यहाँ तक बता दो मुझे दोबारा। दिक्कत नहीं है ना? एक बार दोबारा बता दो सर। सुनो, एक बार फिर सुन लो। यहाँ पर लेखक इस बात को कहना चाहता है कि जो भगत जी के अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है। और वो क्या है? संतोष की भावना। यानी कि कम पैसों में भी वो अपने मन में संतोष की भावना ले आते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं उससे। उन्हें ज्यादा पैसे की भूख नहीं है, वो ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहते, ठीक है। 6 आने में खुश हैं। जबकि आज हम हमारे ऊपर लेकर चलते हैं तो हमें चाहिए बहुत सारे पैसे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो चीज हमें प्राप्त नहीं है, यानी संतोष की भावना हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों में तो है लेकिन सब में नहीं है, ठीक है। चले आगे, सुनो। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। भगत जी पर कभी भी बाजार का जो जादू होता है वो वार नहीं कर पाता है। माल बिछा रहता है, उसके सामने माल बिछा रहता है, ठीक है। और माल बिछा रहने के बाद भी वो अपने मन में अडिग रहता है। यानी कि अडिग का मतलब होता है डिगना नहीं, डिगना नहीं, या हम इसको कह सकते हैं स्थिर रहना, एक जगह स्थिर रहना। जो भगत जी का मन है उसके सामने कितना ही माल बिछा रहे, कितने पैसे उसको दिखाई दे, कितने पैसे सामने आ जाए, लेकिन फिर भी उसका मन एक जगह स्थिर रहता है। वो 6 आने में कमाने में खुश है। पैसा उसके आगे होकर के भीख तक मांगता है, पैसा जो होता है उसके आगे होकर के भीख मांगता है कि भाई मुझे लो। लेकिन उसके मन में पैसे पर कभी भी दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। और वो भगत जी पैसे पर दया नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और वो निर्मम व्यक्ति बोला गया है यहाँ पर। निर्मम व्यक्ति किसको बोला गया है? भगत जी को बोला गया है। निर्मम क्यों बोला गया है? क्योंकि पैसे के लिए दया नहीं है उनके माइंड में, ठीक है। और पैसे को वो अपने आहत गर्भ में ऐसे बिलखता ही छोड़ देते हैं। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सैलज जी न जाती होगी? सैलज का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, शर्मिंदगी महसूस होना, या लज्जित होना भी कह सकते हैं इसको। यानी पैसे की जो शक्ति होती है वो कुंठित हो जाती है, वो अपने आप में लज्जित हो जाती है, और वो भगत जी पर अपना जादू नहीं चला पाती। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। चलते हैं आगे। पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए। पैसे की व्यंग्य शक्ति की बात करने वाले हैं हम अब। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है? व्यंग्य का मतलब होता है मजाक, हंसी मजाक, ठीक है, मनोविनोद या मनोरंजन। अब यहाँ पर व्यंग्य शक्ति की बात सुन रहे हैं, वह कैसी है? दारुण है। दारुण का मतलब होता है भयानक, दारुण का मतलब होता है भयानक। यानी व्यंग्य शक्ति कैसी है? भयानक है। मैं पैदल चल रहा हूँ, पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। मैं पैदल ही चल रहा हूँ, पास में धूल उड़ाती कौन चली गई है? मोटर निकल गई है। मोटर से मतलब मोटर गाड़ी। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती हुई
एक कठिन व्यंग्य की लीक, लीक का मतलब होता है परंपरा, लीक का मतलब होता है परंपरा। वो ऐसे निकल गई जैसे एक परंपरा मेरे आर से पार हो गई हो। यानी कि लेखक के सामने से जब एक मोटर गाड़ी स्पीड में निकली तो लेखक उसे देखता ही रह गया और ऐसा लगा उसको जैसे एक परंपरा उसके कलेजे को चीरती हुई निकल गई हो, जैसे किसी ने उसकी आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम मोटर है। यानी कि ऐसा लगा उसको, लेखक को, जैसे कोई उसकी उंगली में, सॉरी, आंखों में उंगली दिखाकर उससे ये कहना चाह रहा हो कि भाई देखो, अच्छे से आंखें खोलकर देख लो, इसे कहते हैं मोटर। आप क्या हो, आपके पास तो मोटर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और तुम उससे क्या हो, वंचित हो, आपके पास मोटर गाड़ी नहीं है आप, इसलिए इसको अच्छे से देख लो, मोटर गाड़ी इसे कहते हैं। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना, विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य, विडंबना का मतलब होता है दुर्भाग्य। लेखक कहता है कि यह मुझे ऐसी विडंबना या दुर्भाग्य मालूम होता है, बस पूछे नहीं, मैं सोचने को ही आता हूँ कि हाय यही माँ बाप रह गए थे क्या। या जब ऐसी बात होती है किसी के सामने कि कोई गरीब है और उसके सामने कोई मोटर गाड़ी लेकर जाता है स्पीड में, तो उसको बुरा तो लगेगा, है ना। यस सर। Yes. और लेखक को भी ये बात बुरी लगी और फिर वो मन में सोचता है कि मैं, मेरे यही माँ बाप रह गए थे क्या, यानी कि मैं इन्हीं माँ बाप के घर जन्म लेना था क्या मुझको, यानी कि मैं गरीबी में ही जीने वाला ही था क्या मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला, जिनके मैं यहाँ जन्म लेने को था मुझे ऐसे गरीब माँ बाप क्यों मिले। तो उस लेखक के मन में भी बात आ जाती है, ठीक है, क्यों ना मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ मैं। वो कहता है कि क्यों ना मोटर वालों के घर मैंने जन्म लिया हुआ, यानी मैं मोटर वालों के घर जन्म लेता तो शायद आज मेरे पास भी मोटर गाड़ी होती। इस बात को लेखक यहाँ पर कहना चाह रहा है। और ऐसा कब कह रहा है, जब उसके सामने से मोटर गाड़ी निकलती है स्पीड में और उसको देखता है और देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। ठीक है, अब उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। लाइन पर गौर करें, जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। कृतघ्न का मतलब क्या होता है, कृतघ्न का मतलब होता है उपकार को नहीं मानना, उपकार को नहीं मानना कृतघ्न कहलाता है। लेखक 2 मिनट के अंदर ही अपने घर वालों के उपकार को मानना भूल जाता है, कृतघ्न हो जाता है अपने घर वालों के प्रति। कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है भाई अपने सगों के प्रति कृतघ्न? क्योंकि सर उसके पास मोटर गाड़ी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसके पास मोटर गाड़ी नहीं थी, उसके घर वाले अमीर नहीं थे, घर वालों के पास मोटर गाड़ी नहीं थी, और इसलिए वो दुखी होता है दूसरों की गाड़ी को देख करके। तो यहाँ पर व्यंग्य की शक्ति का ही उदाहरण है। इंपॉर्टेंट डाल ले, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बाजार दर्शन निबंध के अनुसार व्यंग्य की शक्ति को स्पष्ट कीजिए, या व्यंग्य की शक्ति को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये लिखना है ये पैराग्राफ। ओके, हाँ भाई, ठीक है, कोई Yes, sir. दिक्कत? Yes, sir. अरे बच्चों बताओ, सर एक बार रिपीट कर दो इसको थोड़ा। कौन सी वाली लाइन? सर ये हुए क्या निकली मेरे कलेजे को काटती। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौन थी। देखो यहाँ पर लेखक किस बात को बताना चाह रहे हैं कि भाई, लेखक व्यंग्य शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। भाई व्यंग्य शक्ति क्या होती है, एक मजाकपूर्ण शक्ति है। मेरे साथ एक मजाक हो गया, लेखक कह रहा है मेरे साथ एक मजाकपूर्ण शक्ति मुझे देखने को मिली, मेरे साथ मैंने उसका अनुभव किया है, और वो शक्ति जो होती है ना मजाकपूर्ण, वो भयानक होती है। ठीक है, वो इतनी भयानक होती है कि भाई, तो देखो यहाँ पर वो पैसे की व्यंग्य शक्ति को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जब एक मोटर गाड़ी मेरे सामने से निकली तो वो एक व्यंग्य की लीक से आर पार हो गई मेरे। एक परंपरा, ऐसा लगा जैसे परंपरा मेरे को चीर रही हो, मेरे हृदय को चीर रही हो, मेरे कलेजे को चीर रही हो, और मुझे आंखों में उंगली दिखाकर कह रही हो भाई इसको कहते हैं मोटर गाड़ी, आपके पास तो है ही नहीं है। और ऐसा कहने पर या ऐसा देखने के पश्चात ऐसा लगता है मुझे कि मेरा तो दुर्भाग्य है जो मेरे पास ये चीज नहीं है, और मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे यही माँ बाप मिले थे जिनके पास मैंने जन्म लिया। क्या मैं अमीर माँ बाप के घर जन्म नहीं ले सकता था? क्या मुझे वहां जन्म नहीं मिल सकता था? और थोड़ी सी देर में ही लेखक अपने घर वालों के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, इस बात को भूल जाता है कि जिन्होंने उसको जन्म दिया, जिन्होंने उसका पालन पोषण किया, आज वो उन्हीं के प्रति ऐसी भावना रख रहा है मन में।
तो ये व्यंग्य शक्ति का उदाहरण है, यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है अब सबको? यस सर। हाँ भाई, यस सर। यस सर। चलते हैं आगे। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरण वाले अकिंचित कर का मतलब होता है असमर्थ, अकिंचित कर का मतलब असमर्थ, उस चूरण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर कहो क्यों कहो पानी पानी। अब देखो, एक तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया था लेखक का खुद का, और अब देखो यहाँ पर बताया गया है चूरन वाले भगत जी का, कि अगर चूरन वाले भगत जी के सामने यही व्यंग्य शक्ति आए, चूरन वाले भगत जी के सामने जो असमर्थ है, असमर्थ किसके अंदर है? वो संतोष की भावना में पूरी तरह मतलब असमर्थता दिखाते हैं अपनी, यानी पैसों के अंदर असमर्थता दिखाते हैं, उन्हें ज्यादा पैसों की भूख नहीं है, तो उनके सामने तो ये व्यंग्य की शक्ति अधूरी रह जाती, चूर चूर हो जाती। और चूर चूर कहो क्यों कहो, इसको पानी पानी भी कह सकते हैं, नहीं पानी पानी हो जाती। आगे बात समझिए सबको यहाँ तक? यस सर। चलें आगे। यस यस सर। सर। अब देखो आगे क्या दे रखा है यहाँ पर आपके सामने, तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। अब वो कौन सा बल है जो इस व्यंग्य के आगे अजय ही नहीं रहता है और मानव व्यंग्य की क्रूरता को पिघला देता है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो देखो, उस बल को नाम जो दो, उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। लेखक कह रहा है चाहे उस बल को तुम कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, उस बल को कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वो उस तल की वस्तु नहीं है, वह उस तल की वस्तु नहीं है पर संसारी वैभव फलता फूलता है, संसारी वैभव आगे बढ़ता है। वह तो कुछ अपर जाति का तत्व है, अपर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, वो कोई दूसरी जाति का तत्व है। लोग उसको स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब लिख ले आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, ठीक है, परमात्मा से संबंधित। तो उसको हम आत्मिक, धार्मिक, नास्तिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं। लेखक कह रहा है कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि मैं इन शब्दों में अंतर देखूं, यानी आत्मिक, धार्मिक और नैतिक के अंदर में अंतर निकाल सकूं। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है इतना, लेखक कह रहा है इस बात को, और मैं उनका प्रतिपादन कर सकूं ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मुझे शब्दों से कोई मतलब नहीं है, विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं कि मैं शब्दों पर अटक जाऊं, लेकिन इतना तो है कि जहां पर तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, स्पृहा का मतलब इच्छा, स्पृहा का मतलब होता है इच्छा, इच्छा, ठीक है, जहां पर बटोर रखने की इच्छा है यानी इकट्ठा करने की इच्छा है, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। इस लाइन को देख लें अच्छे से। संचय की तृष्णा यानी पैसा इकट्ठा करने की तृष्णा और वैभव की चाह, धन दौलत की इच्छा में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वही अबलता है। निर्बल जो होता है, गरीब जो इंसान होता है, वही धन की ओर भागता है। पैसे वाला कभी धन के पीछे नहीं भागता, वह अबलता है। वो अबलता की बात है, कमजोरी की बात है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय, और वह मनुष्य पर धन की विजय होती है और चेतन पर यानी जागृत अवस्था पर जड़ वस्तु की बात यानी विजय होती है। इस बात को लेकर यहाँ बताना चाह रहा है। क्लियर? हाँ भाई, सर एक बार लास्ट लाइन बता दो। लास्ट वाली लाइन दोबारा देख लो। यहाँ पर लेखक कह रहा है निर्बल ही धन की ओर झुकता है। जो गरीब इंसान हो वही तो धन के पीछे भागेगा। क्या अमीर व्यक्ति धन के पीछे भागता है? नहीं भागता है। गरीब व्यक्ति भागेगा क्योंकि उसे पैसों की भूख है, वो कमजोर है बेचारा, अबलता है उसके अंदर। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय। वहां पर मनुष्य पर किसकी विजय हो जाती है? जब गरीब पैसे के पीछे भागता है तो उस मनुष्य पर, उस गरीब मनुष्य पर धन हावी हो जाता है, धन की जीत हो जाती है, और चेतनता पर जड़ की जीत हो जाती है। चेतन होता है जागृत वस्तु,
जागृत चीज, ठीक है, और जड़ होती है स्थिर, एक जगह स्तंभित। आ गई बात समझ में? यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस आगे सर। सुनो। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। चूरन वाले भगत जी की बात कर रहे हैं, बाजार चौक में मुझे वो दिख गए। मुझे देखते हैं, उन्हें जय जयराम किया। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कोई हमें मिलता है तो हम उसे जय जयराम ही करेंगे। मैंने भी जयराम कहा, लेखक कह रहा है भाई मैंने भी जयराम कर दिया उनको, ठीक है। और उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय में बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, ठीक है। उनकी आंखें बंद नहीं थी और बाजार को, यानी बाजार को देख रहे थे, ठीक है। और बाजार को देखते हुए वो किसी भांति भी बाजार को कोस नहीं रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। रास्ते में उनको बहुत सारे लोग भी मिले, बच्चे भी मिले जो भगत जी को पहचान रहे थे, ठीक है। भगत जी ने सबको हंस करके पहचान लिया, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया, यानी सबको नमस्कार किया और सबके नमस्कार को भी स्वीकार भी कर लिया उन्होंने। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। अर्थात इससे ये सिद्ध होती है बात कि उस चौक बाजार में, उस चक्काचौंध वाले बाजार में, सजावटी बाजार में भी उनकी आंखें कम खुली नहीं थी, अर्थात खुली हुई थी। सब कुछ देख रहे थे वो, लेकिन उनके पीछे वो खींचे नहीं चले जा रहे थे। सब लोगों से वो बोल रहे थे, उनका नमस्कार, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रह जाते थे। यानी कि व्यवहार में बदलाव नहीं था उनके अंदर, व्यवहार में बदलाव नहीं आता था और वो खोए से खड़े भी नहीं रहते थे। और भांति भांति के बढ़िया माल के से चौक भरा पड़ा था उनका। जैसे भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा रहता है, यानी बाजार भरा रहता है, तो उन सब के प्रति अप्रीति, उन सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। उन सब के प्रति अप्रीति, अप्रीति का मतलब, एक तो प्रति का मतलब होता है उनकी ओर, ठीक है, उनकी ओर, और अप्रीति का मतलब होता है प्रेम भावना नहीं होना, प्रेम भावना नहीं होना। लेखक इस बात को बताना चाहता है कि इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी वो उनको खरीदते नहीं थे, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं थी कि वो उनको पसंद भी नहीं करें, उनको अच्छा ही नहीं लगे, उनके प्रति प्रेम की भावना ही नहीं हो, ठीक है। जैसे उस समूचे माल के प्रति उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, यानी सभी जितना भी माल वो देखते थे, वस्तुएं देखते थे, सभी के प्रति उनके मन में आशीर्वाद था। विद्रोह नहीं था, विद्रोह की कोई भावना नहीं थी, प्रसन्नता ही थी उनके मन में। क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि कोई भी रिक्त बात उनके मन में नहीं होती थी। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, और रुकते भी तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहां दो चार अपने काम की चीज ली और फिर चले आते हैं। बाजार से एक हठपूर्वक, यानी जिद पूर्वक विमुखता, विमुखता का मतलब होता है अलग होना, बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं होती। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो वो सारे जरूरत भर चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, यानी कि वो बाजार में सिर्फ जीरा और नमक, काले नमक के लिए ही जाते थे, और उसके अलावा अगर उनको कोई भी चीज दिखती तो वो उसको इग्नोर कर देते थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। और उसके बाद बताया गया है कि तभी तक उनकी उपयोगी थी जब तक जीरा मिलता है, जब तक जीरा और नमक मिलेगा ना तब तक वो बाजार उनके लिए सार्थकता देता था, नहीं तो वो जीरा नमक नहीं मिलता तो वो बाजार जाना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है। जरूरत भर का जीरा वहां से लेते थे और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता था। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है, ठीक है। यानी जो कुछ भी उनके सामने उनको दिखाई दे रहा था चांदनी के समान, वो वैसा के वैसा ही रह जाता है। उन चांदनी से, उस सजावटों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रहती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और कोने वाले पंसारी की दुकान से वो मिल जाता है और सहज भाव से उसे ले लेते हैं। और अगर इसके आगे आसपास चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यानी भगत जी के सामने कहने का मतलब ये है, कितनी चांदनी बिखरी रहे, कितनी सजावटी वस्तुएं, वो उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं देखते हैं, ठीक है। सिर्फ जीरा और काला नमक लेने ही वो बाजार जाते हैं, और यदि वो भी नहीं मिलता ना वहां तो बाजार जाना भी पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर भगत जी की यहाँ पर सामर्थ्यता को बताया गया है, उनकी संतोष की भावना को बतलाया गया है। क्लियर है यहाँ तक सबको?
यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो इसकी व्याख्या नोट डाउन कर लेना, ठीक है? Okay, ओके sir. सर। ठीक है भाई, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। Yes, sir. ओके।